उनसे तमाम जानकारी लेंगे। मदन जी, जिस तरीके से कल प्राकृतिक आपदा आई है और उसके बाद से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तमाम टीमों के द्वारा चलाया जा रहा है, अभी फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? The Supreme Court regarding the Indian character of मेरी आवाज आ पा रही है आप तक मदन जी? और बादल फटा, सैलाब आया, पूरा गांव बह गया है, ये तबाही कल देखने को मिली है। और चलिए मदन जी का रुख करेंगे एक बार फिर से। मदन जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? मेरा पहला सवाल कि कल जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई है करीब 2 बजे, उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, तमाम टीमें वहां मौजूद है, फिलहाल इस वक्त किस तरीके की स्थिति वहां पे बनी हुई है? अंजलि, देखिए, कल से जो है निरंतर वहाँ पर टीमें लगी हुई है और पूरा जो रेस्क्यू अभियान है वो चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो बारिश के कारण थी, जो कि कल देर शाम तक बारिश होती रही। उसके बाद शाम के समय कुछ थोड़ा बहुत समय मिला, जिसमें कि 130 आदमियों को जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उसके बाद फिर से जो है बारिश का दौर चलता रहा और जगह जगह सड़कें भी टूटी रही। जो तमाम टीमें भेजी जा रही थी उनको भी जाने में, पहुंचने में वहां पर दिक्कत हुई है। लेकिन आज सुबह से कई जगह स्थिति थोड़ी ठीक है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी पूरा हवाई दौरा वहां का करके आया है। वहां से तमाम लोगों से बातचीत भी की, दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं देहरादून आपदा कंट्रोल रूम में भी तमाम जो अधिकारी गण हैं या इस रेस्क्यू अभियान से जो शासन प्रशासन या SDRF NDRF के तमाम लोग जो जुड़े वो यहाँ से सीधे तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक ब्लूप्रिंट जो है तैयार हो चुका है कि किस तरीके से इस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाना है। तो SDRF की टीम वहाँ पर निरंतर प्रयास कर रही है और देहरादून से भी जहाँ पुलिस का एक बड़ा जत्था यहाँ से भेजा गया है, लगभग 300 पुलिसकर्मी यहाँ से गए। उसके साथ ही SDRF की जो दूसरी टीम है वो भी पहुंचने वाली है घटनास्थल पर। तो निश्चित तौर पर पूरी तैयारियों के साथ जो है रेस्क्यू अभियान चल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी पूरा जायजा वहां का किया है और तमाम दिशा निर्देश भी वहां पर दिए हैं। तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है अभियान पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। से कोई बयान अभी तक जारी किया गया है कि कब तक ये ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब होगा या कब तक जो लापता लोग हैं उनके मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? अंजलि, देखिए, अभी तक जो SDRF से जो वार्ता हुई है उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया कि जहां पर भी लोग दबे होने की जहां पर आशंका है वो स्थान जो है चिन्हित कर लिए गए हैं। वहां पर टीमें उतारने की अभी जो है पूरी कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो है जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन चूंकि बारिश निरंतर जो है समस्या बनी हुई है उसको लेके अभी भी संशय बना हुआ है कि किस तरीके से आगे अभियान होगा। तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कितना समय लगेगा और कितना टाइम लगेगा, समय पे और मौसम के हिसाब से जो है अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी जो है स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कब तक ये अभियान पूरा होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे कि SDRF ने जो सीधे तौर पर ये कहा है कि पूरा ब्लूप्रिंट बन चुका है और धीरे धीरे हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से जो है अभी भी रेड अलर्ट जारी किया गया है कई इलाकों में, तो आपदा प्रबंधन जो टीम है उनके द्वारा कोई बयान दिया गया कि किस तरीके से अब वो इस स्थिति से जो है उभरने के लिए काम कर रहे हैं या क्या कुछ कदम उनके द्वारा उठाए गए हैं? देखिए, आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो निरंतर कार्य कर रही है। उसके साथ ही जो सड़कें जहां पर टूटी है उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। उसके साथ ही PWD जो विभाग है वो भी निरंतर कार्य कर रहा है, चाहे BRO हो, NH के जो है कर्मचारी वहां पर लगे हैं, वहां पर तमाम मशीनरी वहां पर लगी हुई है। लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक जो है अभियान ये पूरा हो जाएगा, सफल होगा, कितने लोगों को बचाया या और सही जो आंकड़ा है वो भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने लोगों की जो दबे होने की आशंका है। लेकिन जिस तरीके से पूरी तैयारियां चल रही है और पूरा एक ब्लूप्रिंट, एक खाका बना लिया गया है कि अब जो है जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जाए और जो लोग जिनको दिक्कतें हैं, जिनको समस्याएं हैं या जो लोग चोटिल हुए हैं उनको भी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं त्वरित रूप से मिले, जिसके लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि कहीं पे किसी तरीके की कोई कोताही नहीं गई। आपदा प्रबंधन के लिए कल 20 करोड़ रुपए की धनराशि भी इसके लिए आवंटित की गई है। उसके साथ ही सीधा ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर और जरूरत होगी तो पूरी जो है सहायता की जाएगी, उसमें किसी तरीके की कोई कोताही नहीं की जाएगी और न ही किसी तरीके की कोताही सहन की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब जो है बिल्कुल अभियान अपने परवान पर है और SDRF NDRF सहित तमाम जो
इस अभियान से जुड़े हुए लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। जी ठीक है मदन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़ चुके हैं उपेंद्र असवाल जी, उनसे भी तमाम जानकारी लेंगे। उपेंद्र जी, जिस तरीके से उत्तरकाशी में कल ये तबाही आई है और मौसम अभी भी बाधा बना हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन में, फिलहाल क्या अपडेट है, आपके पास क्या तमाम जानकारी है? जी जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में जो कल यहाँ पर दराली में जो बादल पड़ा था, काफी यहाँ पे नुकसान हुआ था। इससे यहाँ पर अभी भी लगातार बारिश हो रही है। एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो चाहे आर्मी के जवानों लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि तो बारिश इसमें रोड़ा पड़ रही है। बारिश के कारण यहाँ पर रेस्क्यू कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ का दौरा कराया है। यहाँ के हर संभव मदद के लिए यहाँ पर विश्वास दिलाया है और आला अधिकारियों को निर्देश किए हैं कि जिस तरह से भी युद्ध स्तर पर काम करने की कोशिश की जाए, ताकि जल्द से जल्द लोग जो यहाँ पे मलबे के नीचे दबे हुए हैं या जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाला जाए। जिस तरीके से मदन जी ने अभी बताया कि वहां पे मौसम हालांकि कुछ बेहतर हो चुका है, लेकिन उत्तरकाशी में अभी भी रेड अलर्ट जारी है और जिस जगह पे कल ये आपदा आई है उस जगह की स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या अनुमान लगाया गया है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की लापता होने की अब तक अपडेट है, क्योंकि 50 से ज्यादा लोग अब तक बताए जा रहे हैं? जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर कल दराली में जो यहाँ पर बादल पड़ा था, यहाँ पर जो लोगों की अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या की अभी तभी क्लियर हो पाएगा जब अभी लगभग 50 से 60 लोग जो यहाँ पे मौजूदा लोग जो दिखाई दे रहे हैं, जो आस पड़ोसी लोग जो यहाँ पे जीवित है, उन्होंने जो बताया कि कम से कम 60 से 70 लोग यहाँ पर जो मलबा जो आया था उसके साथ जो बह गए थे, लेकिन जो घरों में लोग थे उनका अभी अनुमान नहीं लग पा रहा है। कितने लोग अंदर घरों में जो दबे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं, उनका भी ये कहना काफी मुश्किल है। लेकिन देखा जाए अगर तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश यहाँ पर जो रेस्क्यू करने में जो दिक्कत आ रही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जी ठीक है मदन जी, जिस तरीके से आपदा प्रबंधन की टीम जो है लगातार बयान जारी कर रही है, लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो स्थितियां पहले से ही तैयार करके रखी जाती है उस पर भी उठता है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब आपदा आई है। इससे पहले 2013 में भी सबसे बड़ी आपदा आई थी, अब उसके बाद ये सबसे बड़ी मानी जा रही है। सरकार ने क्या कुछ अभी तक बयान दिया है इस आपदा को लेकर कि क्या तैयारियां उनकी तरफ से पहले से की गई थी? अंजलि देखिए, निश्चित तौर पे ये उत्तराखंड की दूसरी बहुत सबसे बड़ी जो है ये घटना है, क्योंकि इससे पहले जो केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी, जो आपदा हुई थी, उसमें हजारों की संख्या में जनहानि हुई थी, लेकिन ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है जिसमें किस तरीके की जनहानि देखा गया है। लेकिन अगर वहीं अब आंकलन की बात करें तो अभी आंकलन चल रहा है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग हो चाहे मौसम विभाग को पूर्व जो है जानकारी दी गई थी कि मौसम खराब रहने वाला है, सभी लोग सतर्क रहें, और उसके साथ ही जो है स्कूल भी यहाँ पर बंद किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से ये प्राकृतिक आपदा आई, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट होना या बादल फटना या इस तरीके की जो घटना है, इनको रोकना असंभव है, तो निश्चित तौर पर ये अचानक में ही हुआ है। और जैसे हमने कल देखा कि 40 सेकंड के अंदर जो है पूरा मंजर बदल गया, पूरा वहाँ का परिदृश्य जो है वो पूरा चेंज हो गया है। तो इन घटनाओं को रोकना असंभव है। निश्चित तौर पर इसके लिए जो है जो पहले की प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं धरी के धरी रह जाती है, और ऐसा ही कल देखने को भी मिला है। हालांकि पहले से ही जानकारी थी, पहले से ही भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन प्रकृति जब अपना रूप दिखाती है तो निश्चित तौर पर इस तरीके की घटना होती है और इनको रोकना असंभव सा दिखाई देता है। जी उपेंद्र जी, कई सेना के जवानों की लापता होने की भी खबर बताई जा रही है, क्योंकि कल जब ये आपदा आई और ऊपर से आई तो वहां पे एक आर्मी का जो बेस कैंप है वो भी बना हुआ था, तो कितने जवान जो है अभी तक लापता होने की खबर है उनकी? अभी जो कल हरसिल में जो आर्मी कैंप जो जहाँ पर बादल फटा, गनीमत सबसे बड़ी जो ये रही कि जब दराली में जब बादल फटा तो जो आर्मी के जवान थे वो यहाँ से निकल चुके थे, वो सब रेस्क्यू के लिए मदद के लिए दराली पहुंच चुके थे। इसीलिए वहाँ पे कम ही लोग मौजूद थे, जिसके कारण बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी आर्मी कैंप में। वहाँ से काफी लोगों के बचने की उम्मीद है, और वहाँ पर भी अभी भी देखा अगर जाए तो काफी मलबा आया है, लेकिन कई लोग अभी भी वहाँ पर भी लापता बताए जा रहे हैं। जी, आपदा आने के बाद अब जनजीवन पे किस तरीके का प्रभाव पड़ा है उपेंद्र जी, क्योंकि स्कूलों में क्या स्कूल बंद कर दिए गए हैं, इसके अलावा क्या क्या जनजीवन जो है जिस तरीके से प्रभावित हुआ है? हाँ जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रशासन ने है सभी स्कूलों को बंद करा दिया गया है, और जो रही अस्त व्यस्त जीवन की वो सबसे बड़ी दिक्कतें का जिसको सामना लोगों को यहाँ करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो रोड है, जो सामग्री है जो यहाँ से पहुँचनी थी वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, उसी की वजह से यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग हैं उनको आर्थिक सहायता नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बीआरओ और
यूनिट की जो मशीन है वो लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जी मदन जी, वहां पे किस तरीके से जनजीवन प्रभावित हुआ है देहरादून में? उत्तरकाशी की घटना है तो निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश पे इसका प्रभाव पड़ा और देहरादून से सारी रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। आपदा कंट्रोल रूम में सभी जो है आला अधिकारी बैठे हैं, जो भी इस रेस्क्यू अभियान से जुड़े हुए हैं वो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यही दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से इस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया जाए और किसी तरीके की कोई कोताही कहीं पे देखने को न मिले, क्योंकि पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद है उनको क्या सुविधाएं मिल रही है या जो लोग घायल है उनको सीधा जो है स्वास्थ्य सुविधा उनको सही समय पर मिले। उसके साथ ही जो लोग बेघर हुए हैं उनको खाने पीने रहने की वहाँ पर व्यवस्था हो, तो ये सबसे पहली प्राथमिकता है जिसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग चल रही है और दिशा निर्देश देहरादून आपदा कंट्रोल रूम से दिए जा रहे हैं सभी अधिकारियों को जो भी रेस्क्यू अभियान से इस समय सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और ये कहा जा सकता है कि तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन वहीं एक बड़ी बात यही सामने निकल के आती है कि बरसात जो है निरंतर हो रही है, जिसके कारण से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो SDRF NDRF हो। उसके साथ ही जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जो टुकड़ियां यहाँ से भेजी जा रही है, चाहे वो पुलिस महकमा है या SDRF की जो दूसरे दल को यहाँ से रवाना की गया, वो भी अभी तक वहाँ पर पहुंचे नहीं है। तो सबसे पहली जो समस्या है वो यही आ रही है कि किस तरीके से जो है वहाँ पर पूरी सुविधा सभी लोगों को मिल सके और जो लोग यहाँ से निकले हैं वो सही समय पर वहाँ पर पहुंचे। जी उपेंद्र जी, नदी के किनारे जो घर बसे हुए हैं उनको खाली कराने के निर्देश तो दे दिए गए, लेकिन क्या उनके दोबारा से किसी और जगह पर स्थानांतरण के जो निर्देश जारी किए गए या उसकी व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से? अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों को ये कहा जा रहा है जो नदी के किनारे है कि वो लोग अपने घर छोड़ के और स्वच्छ स्थान पर रहे या जो प्रशासन जो व्यवस्था कर रहा है रहने की लोगों की उस कैंप में पहुंच जाए, लेकिन नदी के किनारे से जल्द वहां से हट जाए। यहाँ पर लगातार जो गंगा और यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे जो लोग नदी के किनारे रह रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। जी राहत राशि और राहत सामग्री को लेकर क्या जानकारी है? हाँ जी, मैं बता दूं कि प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है, लेकिन लोगों तक अभी तक ये जो व्यवस्था है ये नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पे लगातार जो बारिश हो रही है और जो रोडें जो बंद हो रही है, रोडों पे जो मलबा आ रखा है और काफी बड़े बड़े पत्थरों का आ रहा है और रोडें वॉश आउट होना, इसकी वजह से अभी तक लोगों के पास आर्थिक सहायता नहीं पहुंच पा रही है। जी ठीक है मदन जी, जिस तरीके से 20 करोड़ के फंड को भी मंजूरी दे दी गई है वाहनों को, लेकिन अभी जिस तरीके से जनजीवन पूरी तरीके से व्यस्त हो चुका है उसको लेकर किस तरीके से मैनेजमेंट की तरफ से जो है बयान दिए गए हैं और क्या कुछ प्रबंधन वहां पे किए गए हैं उत्तर देहरादून में? अंजलि देखो, निश्चित तौर पे जो भी व्यवस्था करनी है उसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और सबसे बड़ी जो प्राथमिकता वो है कि जो वहाँ पर लोग अभी हैं जो बेघर हुए हैं या जो घायल है उनके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है और उसके साथ ही जो है जो बेघर हुए हैं उनको खाने पीने की रहने की जो व्यवस्था है वो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों को जो है खाने पीने की रहने की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ के तमाम जो स्कूल है वहाँ पर लोगों को रुकवाया जा रहा है। उसके साथ ही जो है जो होटल है या होम स्टे है या स्थानीय लोगों के जो घर है वहाँ पर भी व्यवस्था इस तरीके की जा रही है कि ताकि लोगों को किसी तरीके को कोई असुविधा ना हो और जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या जो अभी गायब है जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है तो उन लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ये पहली प्राथमिकता सरकार की है और शासन प्रशासन इसमें पूरी तरीके से जुटा हुआ है और निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है सभी सुविधा वहाँ पर मौजूद होंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बरसात एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है, जिसके कारण से जो है सुविधा अभी तक पूरी तरीके से नहीं पहुँच पा रही है। तो ये जल्द से जल्द ये कवायद पूरी होगी और जो भी अव्यवस्था है उसको सुधारने का प्रयास निश्चित तौर पर पूरी तरीके से किया जा रहा है। टूरिस्ट को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी की गई है अभी तक? हेलो मदन जी, टूरिस्ट को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस वहाँ पे जारी की गई है? जी देखिए,
की 2 टीमें यहाँ पे रवाना हुई थी और जिसमें कि लगभग 300 के आसपास से यहाँ पे पुलिसकर्मी को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है, लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर वो पहुंचे नहीं। उसके साथ ही एक SDRF की टुकड़ी भी है जो अभी रास्ते में है, जो कि वहाँ पर पहुंचने की कश्मकश में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर जैसे ही वहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद पूरी अपने कार्य वहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। जो एक व्यवस्था बनाई गई है, जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जो एक खाका तैयार किया गया है, उसके आधार पर पूरा कार्य शुरू हो जाएगा और उसके साथ ही रेस्क्यू अभियान भी और तेजी से आगे बढ़ेगा। जी उपेंद्र जी, सीएम ने पीएम से भी बात की है और केंद्र से लाजमी है कि उन्होंने राहत फंड की जो है मांग की होगी। क्या लग रहा है किस तरीके से इस बार ज्यादा से ज्यादा फंड लेने की कोशिश रहेगी सरकार की? सरकार की इस समय केंद्र सरकार से बड़ा पैकेज की राहत आती है, ताकि जो यहाँ पे जो देखा गया कई जगह जो यहाँ पे बादल फट रहे हैं, कई जगह जो नुकसान हो रहा है, ताकि लोगों की सहायता की जाए, लोगों को भोजन की और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की जाए और जो रोडें अभी बंद पड़ी हुई है जल्द से जल्द उनको खोला जाए, ताकि लोगों का आना जाना और लोगों तक आर्थिक सामग्री पहुंचाई जाए। जी वहां पे अभी मौसम एक बाधा बनी हुई है, इसके अलावा और क्या वो बाधा है जो मेन है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रही है? हाँ जी, मैं बता दूं जो सबसे मेन जो बाधा बन रही है वो बारिश ही बन रही है। लगातार जो नाले गदरे जो है वो लगातार उफान पर बढ़ते जा रहे हैं और लगातार अभी भी पहाड़ों से जो है पत्थर गिरते जा रहे हैं, जिससे कि जो NH की जो मशीनें हैं या ऑल वेदर की जो मशीनें हैं वो काम नहीं कर पा रही है। रुक रुक कर यहाँ पर काम चल रहा है, लगातार पहाड़ियों से पत्थर गिर रहे हैं। इसी के कारण से सबसे बड़ी बाधा जो देखी जा रही है वो यही बारिश और पहाड़ों से पत्थर का गिरना देखा जा रहा है। जी मदन जी, जिस तरीके से ये त्राहिमाम मचा है, बादल फटा और ये तमाम चीजें जो देखने को मिली है, उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा कोई बयान दिया गया है या उनकी तरफ से कोई मांग जो सरकार से की जा रही है इस वक्त? डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग हैं, पूरा प्रदेश जो है इसी विषय के बारे में सोच रहा है कि किस तरीके से ये घटना हुई है और आगे क्या परिस्थितियां बनेगी। स्थानीय लोगों के अंदर भी एक डर बना हुआ है, क्योंकि इतना भय विवाह जो मंजर उन्होंने देखा है, तो निश्चित तौर पे अपनों को वहां पर गिरते हुए देखा है, चोट लगते हुए देखा, उसके साथ एक तमाम लोग जो गायब है उसमें ये अभी संशय बना हुआ है कि कौन है, किसके परिवार का है, क्या है, कितने लोग बाहर से आए हुए, क्योंकि होटल है, वहाँ होम स्टे है, उसके साथ ही जो है स्थानीय लोग भी हैं जो वहाँ पर गायब हुए हैं। तो ये एक बड़ा संशय का विषय है और सभी के मन में ये बात है कि क्या उसमें कोई अपना तो नहीं है। तो ये कि डर का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। तमाम स्थानीय लोग इस बात को कह भी रहे हैं, लेकिन सभी की उम्मीदें जो है शासन प्रशासन पर टिकी हुई है और कि जो है कब ये रेस्क्यू अभियान शुरू होगा और कब जो है हमारे अपने मिलेंगे या किस तरीके का मंजर बनता है, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन निश्चित तौर पे एक डर का जो माहौल है वो कल से देखा जा रहा है और लोगों की यही जो है गुहार लगाई जा रही है सरकार की जल्द से जल्द रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाए और जो लोग बीमार है उनको सही समय पर उपचार मिले और उसके साथ ही जो खोए हैं, जो मलबे में दबे हैं, उनको जल्द से जल्द ढूंढने की कवायद शुरू की जाएगी। चूंकि अभी सबसे बड़ा सवाल जो है ये वो है, क्योंकि रेड अलर्ट जारी रखा गया है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल यही आ रहा है कि जो स्थानीय लोग अभी भी जो आपदा के चपेट में आ सकते हैं, उन इलाकों में बसे हुए हैं, उनको किस तरीके से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए। तो ये कार्य जो है कहाँ तक पहुँचा है और कब तक उनको शिफ्ट करने की प्रक्रिया अभी तक जारी रहेगी, इस बारे में कोई जानकारी? अंजलि, कल जब ये घटना हुई थी उसके लगभग आधे घंटे के बाद से ही ये कवायद शुरू हो गई थी। जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया और जैसे ही SDRF की पहली टुकड़ी और वहाँ पर सेना की जो एक टुकड़ी है वो वहाँ पर पहुंचे, तो उन्होंने इस अभियान पर त्वरित रूप से कार्य शुरू किया और देर शाम तक जो है लगभग 130 लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, जो कि खतरे के जद में थे। और चूंकि वहाँ पर निरंतर उसके बाद भी 2 जगह बादल फटे हैं, तो एक इस तरीके की परिस्थिति वहाँ पे बनी कि एक डर का माहौल जो है पूरे स्थानीय क्षेत्र में वहाँ पर फैला है। तो इसीलिए जो भी वहाँ पर रेस्क्यू अभियान उस समय त्वरित रूप से जो लोग थे उनको वहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पर स्कूलों में या अन्य जो होटल थे जो कि सुरक्षित देखे जा रहे थे, वहाँ पर लोगों को पहुंचाया गया और उसके साथ ही पूरी सांत्वना भी दी गई है। और हमने देखा है कि जिस तरीके से केंद्र से लेके उत्तराखंड के तमाम
जो अधिकारी गण है और केंद्र के जो मंत्री गण है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने सीधे तौर पर बात कही थी कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, केंद्र उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसके साथ ही संवेदना भी व्यक्त की गई। तो एक उम्मीद की जा रही है कि चारों तरफ से जो है उत्तराखंड को निश्चित तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोग इसमें लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी उपेंद्र जी, क्योंकि अभी उत्तरकाशी में बड़ी बारिश अभी भी जारी है और मौसम बाधा बना हुआ है, तो अब ऐसे में नदी नालों का जो उफान है वो किस स्तर तक पहुंच चुका है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू करने नहीं पहुंच पा रही है नदी नालों के उफान की वजह से? मैं आपको बता दूं, लगातार जो बारिश हो रही है उससे यहाँ पे जो नदी का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है, जिससे कि रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। असली में आपको बता दूं कि ये 3 जगह जो कल बादल फटा था, उसकी जगह कल उस यमुना घाटी में भी, सेना चट्टी में और पालीघाट में भी जल स्तर बढ़ा था। वहाँ का भी जो बादल है वहाँ भी बताया जा रहा है, और जहाँ पे कि झील अभी तक बनी हुई है, जिससे कि लोगों के मन में अभी तक भी डर का माहौल बना हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। चलिए, इसे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों